मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इनकम टैक्स में जैसा कि अपने को पता है कि आय के 5 स्रोत हैं और इसीलिए आयकर अधिनियम में 5 आय के शीर्षक हैं, जिसमें से 3 शीर्षक की कर योग्य आय कैसे निकालते हैं वो अपन देख चुके हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। आज जो चौथा हेड है इनकम का वो है कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो आयकर अधिनियम की धारा 45(1) के अनुसार पूंजी लाभ पूंजी संपत्तियों कैपिटल एसेट्स के हस्तांतरण से होने वाले लाभ को कहा जाता है। यानी पूंजी लाभ तभी होगा जब ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट्स। सामान्यतः जिस गत वर्ष में पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण हुआ है उसी गत वर्ष में पूंजी लाभ कर योग्य होते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जो आगे चल के अपन देखेंगे, तो किसी और वर्ष में भी कर योग्य हो सकते हैं। सामान्यतः पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर ही पूंजी लाभ होता है और पूंजी लाभ में निम्न को भी शामिल किया गया है। ये पहले नहीं हुआ करते थे, ये अब शामिल करते हैं। बीमा कंपनी से प्राप्त राशि किसी पूंजी संपत्ति के नष्ट होने या क्षतिपूर्ति होने का कारण अगर ये 4 पॉइंट है तो बीमा कंपनी से जो राशि प्राप्त हुई है उस पर होने वाला लाभ भी पूंजी लाभ माना जाता है और उस गत वर्ष की आय मानी जाती है जिस गत वर्ष में ऐसी राशि या संपत्ति प्राप्त होती है। कारण क्या हो सकता है? बीमा कंपनी से जो क्लेम मिलेगा वो बाढ़, तूफान, भूचाल, अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण मिल सकता है, दंगे और नागरिक अशांति के कारण मिल सकता है, दुर्घटनावश आग और विस्फोट से हो सकता है, किसी शत्रु देश की कार्रवाई चाहे युद्ध घोषित हो या नहीं। तो इन चारों परिस्थितियों में बीमा कंपनी से प्राप्त राशि में से जो राशि संपत्ति से होने वाली लाभ है वो पूंजी लाभ में शामिल करेंगे। कंपनी के समापन पर प्राप्त राशि किसी कंपनी के समापन पर अंशधारियों को उनके अंशों के बदले मिलने वाली राशि में से गर्भित लाभांश घटाकर शेष राशि को पूंजी लाभ माना जाता है। कंपनी द्वारा अपने अंश क्रय करने पर अंशधारक द्वारा प्राप्त राशि, यदि कोई कंपनी अपने स्वयं के अंश या अन्य निर्धारित प्रतिभूतियाँ क्रय करती है तो ऐसे अंशधारकों और प्रतिभूति के धारकों को ऐसे अंशों या प्रतिभूतियों के विक्रय पर प्राप्त प्रतिफल से होने वाला लाभ भी पूंजी लाभ कहलाता है। कर का आधार गत वर्ष में किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से हुआ लाभ या फायदा आयकर में कर योग्य है, बशर्ते वह आयकर अधिनियम में कर मुक्त न हो। अगर परिभाषा देखें अपन आयकर अधिनियम की 45 की, तो उसमें अपने को सामने 5 शर्तें ऐसी सामने आती है जिसके आधार पर यह अपन कह सकते हैं कि पूंजी संपत्ति से होने वाला लाभ कर योग्य होगा। उसके लिए 5 शर्तें क्या है कि पहली, संपत्ति पूंजी संपत्ति होनी चाहिए। दूसरा, पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण होना चाहिए और हस्तांतरण गत वर्ष में होना चाहिए और पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से लाभ होना चाहिए और धारा 54 में जो कर मुक्तियाँ हैं वो नहीं होनी चाहिए। अगर कर मुक्ति है तो फिर वो आय में शामिल कर योग्य नहीं होगी। पूंजी संपत्ति से क्या मीनिंग है? अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्या संपत्ति, कौन सी संपत्ति पूंजी संपत्ति होती है, कौन सी नहीं होती। तो इसको समझने के लिए पूंजी लाभ की उत्पत्ति पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होती है। तो पूंजी संपत्ति क्या है? सभी प्रकार की संपत्तियाँ सम्मिलित हैं, चाहे वो करदाता के व्यापार और पेशे से संबंधित हो या न हो। इस प्रकार पूंजी संपत्ति में चल और अचल, व्यापारिक और गैर व्यापारिक सभी प्रकार की संपत्तियां सम्मिलित हैं। इसमें वे प्रतिभूतियां भी सम्मिलित है जिसे विदेशी विनियोग संस्थान ने भारतीय प्रतिभूति विनिमय मंडल के नियमानुसार क्रय की है। लेकिन आयकर अधिनियम की धारा 214 में जो संपत्तियां पूंजी संपत्तियां नहीं मानी गई है और जिनके कारण
हस्तांतरण से पूंजी लाभ नहीं होगा वे संपत्तियां कौन सी है। तो अपन ये एक लिस्ट देखें कि कौन सी संपत्तियां पूंजी संपत्तियां नहीं है। तो नई वाली संपत्तियों में देखिए, एक पहला है व्यापारिक स्टॉक। व्यापार या पेशे से संबंधित सामग्री, उपभोग स्टोर और अर्धनिर्मित और निर्मित माल का जो स्टॉक है वो पूंजी संपत्ति नहीं है, क्योंकि व्यापार और पेशे से संबंधित स्टॉक को पूंजी संपत्ति इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि व्यापार स्टॉक के हस्तांतरण से होने वाला लाभ व्यवसाय और पेशे शीर्षक में कर योग्यता, उसका हेड अलग से है तो उसी में कर योग्य करेंगे, इस हेड में कर योग्य नहीं करेंगे। दूसरा, निजी प्रयोग की चल संपत्तियां। आयकर अधिनियम के प्रावधान जब बनाए गए थे तो उनमें जो रूटीन में मानव के उपयोग में आने वाली चल संपत्तियां हैं उनको चल संपत्तियों को पूंजी संपत्ति नहीं माना गया। इसीलिए पहनने के कपड़े, फर्नीचर, परिवार के सदस्यों की उपभोग की वस्तुएं और नितांत घेरू चल संपत्ति को पूंजी संपत्ति की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है, लेकिन जेवर पूंजी संपत्ति की परिभाषा में आते हैं क्योंकि इनके हस्तांतरण से सार्थक लाभ हानि उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार मकान तथा भूमि अचल संपत्ति है, अतः पूंजी संपत्ति की परिभाषा में आते हैं। तो घड़ी, टेलीविज़न, स्कूटर, कार, अलमारी, पलंग, रसोई के बर्तन, कुकिंग रेंज, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल आदि निजी उपयोग की चल संपत्तियां पूंजी संपत्तियां की परिभाषा में नहीं आती, अतः इनके हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाला लाभ पूंजी लाभ के रूप में कर योग्य नहीं है। अपवाद क्या है कि जो जेवर हैं वो पूंजी संपत्ति माने जाते हैं। जेवर में क्या शामिल करेंगे? सोना, चांदी, प्लेटिनम और अन्य मूल्यवान धातु और इनके सम्मिश्रण से बनी हुई आभूषण, चाहे उनमें कोई मूल्यवान पत्थर हो या नहीं हो, यदि वे पहनने के वस्त्र में लगे हों तब भी पूंजी संपत्ति होंगे। मूल्यवान और अर्ध मूल्यवान पत्थर, चाहे वे किसी फर्नीचर, बर्तन या किसी अन्य चीज़ के साथ जुड़े हों या नहीं हों, किसी पहनने के वस्त्र का सिले हों या नहीं हो, प्रत्येक परिस्थिति में पूंजी संपत्ति माने जाएंगे। प्रेसिशियस और सेमी प्रेसिशियस स्टोन्स जो है वो भी पूंजी संपत्ति माने जाएंगे। प्राचीन वस्तुओं का संग्रह। प्राचीन वस्तुएं, चित्रकारी, मूर्तियां और अन्य कला का कार्य पूंजी संपत्ति में सम्मिलित किया गया है, अतः उसके हस्तांतरण से उत्पन्न लाभ भी पूंजी लाभ माना जाएगा। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि को पूंजी संपत्ति की परिभाषा से अलग रखा गया है, जिससे ग्रामीण किसान को कृषि भूमि को खरीदने या बेचने में अनावश्यक परेशानी न हो, लेकिन शहरी क्षेत्र में या कस्बे में स्थित कृषि भूमि को पूंजी संपत्ति माना गया है। अपवाद क्या है? निम्नलिखित कृषि भूमि पूंजी संपत्ति मानी जाती है और इनके हस्तांतरण से उत्पन्न लाभ कर योग्य होगा। भारत में स्थित कृषि भूमि यदि 10,000 या अधिक आबादी वाली नगरपालिका छावनी क्षेत्र में हो, या यदि भूमि निम्नलिखित स्थानीय सीमाओं के अंदर हो, नगरपालिका या कंटेनमेंट बोर्ड की स्थानीय सीमा से 2 किलोमीटर के अंदर स्थित हो, और उस क्षेत्र की जनसंख्या 10,000 से अधिक परंतु 1 लाख से अधिक नहीं हो, नगरपालिका या कंटेनमेंट बोर्ड की स्थानीय सीमा में 6 किलोमीटर के अंदर स्थित हो, उस क्षेत्र की संख्या 1 लाख से अधिक हो परंतु 10 लाख से अधिक नहीं हो, नगरपालिका कंटेनमेंट बोर्ड की स्थानीय सीमा से 8 किलोमीटर के अंदर स्थित हो और उस क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। स्वर्ण बॉन्ड और विशेष धारक बॉन्ड। केंद्र सरकार द्वारा निर्गमित निम्नलिखित स्वर्ण बॉन्ड संपत्ति नहीं माने जाते हैं, अतः उनके हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूंजी लाभ में कर योग्य नहीं होता है। 6.5% वाले स्वर्ण बॉन्ड 1977 वाले, 7% स्वर्ण बॉन्ड 1980 वाले और राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण बॉन्ड जो है 1980 वाले, विशेष धारक बॉन्ड 1991 वाले, स्वर्ण जमा बॉन्ड 1999 वाले तथा स्वर्ण मुद्राकरण योजना 2015 के अंतर्गत निर्गमित प्रमाण पत्र, ये पूंजी संपत्तियां नहीं मानी जाती है।